सॉरी। आप लोग ये देखें, इसमें हमने लॉन्गिट्यूडनल, जैसे मैंने बताया कि लॉन्गिट्यूडनल शेयर हमने करा है कि ऐसे इसको मूव करेंगे लॉन्गिट्यूडनल वे में। जब हमें डीप फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी हो तो हमें बड़े एरिया के लिए चाहिए हो तो हम इसको ऐसे लॉन्गिट्यूडनल यानी लॉन्गिट्यूडनल वे में करते हैं। उसके अलावा जो है अच्छा, इसके अलावा क्रॉस फायर का मतलब जैसे अगर आप लोग डायथर्मी जब यूज करते हैं तो डायथर्मी में भी आप लोग देखते होंगे कि क्रॉस केबल मेथड होता है, जिसमें अगर डीप स्ट्रक्चर को हमने ट्रीट करना होता है तो उसमें हम आधा ट्रीटमेंट इस तरह देते हैं और आधा ट्रीटमेंट में पैड्स को इस तरह रख के देते हैं, बिल्कुल उसी टेक्निक की तरह। इसको क्रॉस फाइबर टेक्निक कहते हैं। क्रॉस फाइबर में हाफ ऑफ द ट्रीटमेंट जब डीप स्ट्रक्चर हो तो हाफ ऑफ द ट्रीटमेंट ऐसे दिया जाता है और हाफ ऑफ द ट्रीटमेंट जो है वो वापस, यानी ऐसे लेकर आए फिर वापस इसको लेकर आए, ऐसे लाए फिर इसको वापस लाए, यानी इसी चीज को 2 दफा किया। लेकिन ये अनकंफर्टेबल होता है, इसको कोशिश ये करते हैं कि हम इसको कम करें। अच्छा, उसके अलावा फिर जो है ये सक्शन क्रिएट करके ये ऐसे इसमें ऑयल लगा के फिर इसको सर्कुलर मूवमेंट, क्योंकि ये तो मैं आपको हाथ पे बता रही हूँ ना, वो फिर हमारे ब्रॉड एरिया जैसे हमारी बैक है उसके ऊपर या हमारे हिप्स पे, जो तस्वीर में आप देख रहे हैं ये है। बाकी देखें ये डिफरेंट, आप अगर देखें आप लोगों को एग्जांपल शिन बोन का है, जैसे शिन बोन में अगर आपने करना है तो ये देखिए यहाँ पर आपने ये इसका ये कप लिया, ये वाला कप, इससे सक्शन क्रिएट करेंगे आप 1 2, उसके बाद आपने इसको क्या, इसके बाद ना इसको निकाल देते हैं, इसको निकाल दिया, सक्शन क्रिएट हुआ है आपकी लेग में। फिर इसके बाद जो है आपने इसको स्टेशनरी करना है तो इस तरह, और स्टेशनरी करके एंकल को आपने फिर मूव करना है, यानी कि स्टेशनरी का विद द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है स्पेशली काफ मसल्स के लिए। ये देखिए इसमें दूसरी एग्जांपल बताइए कि ये इसने स्टैटिक की और इसके साथ ये बॉडी को मूव कर रहा है, ठीक है ना, ये बॉडी मूव हो रही है इसकी। तो ये दूसरा एग्जांपल, ये जो मैंने अभी आपको एल्बो का बताया कि मैंने बताया कि जैसे हमने सक्शन क्रिएट की और उसके बाद जो है हमने बॉडी की मूवमेंट की साथ साथ। तो ये डिपेंड करता है कि आप जिस मसल को ट्रीट कर रहे हैं। अच्छा, कभी भी जो है आपने इनको कप्स को या सक्शन जो है, एक तो आपने क्यूबाइटल फोसा यानी वो जगह जहाँ पे नर्व जो है वो सुपरफिशियल होती है उस जगह नहीं लगाना, पॉप्लिटियल फोसे पे, इंग्वाइनल, आपकी ग्रॉइन में जो है इन जगहों पे, आपकी आई पे, आपकी एयर लॉक पे, इन जगहों पे आपने इसको अवॉइड करना है, ठीक है। ये देखें, ये जैसे मैंने, ये स्टेशनरी कपिंग है, आपको समझ आ रही होगी। ये देखें कि इसमें ये बल्ब बन गया, बल्ब आपके हाथ पे क्रिएट हो जाता है। और जब कभी भी आप ये वाला सेक्शन करते हैं इसमें आपने बगैर ऑयल के नहीं करना, ऑयल लगाते हैं ताकि ये देखें, आपको अगर नजर आ रहा हो, ये देखें ये इस तरह का बल्ब मेरे हाथ पे भी बन गया। तो इसमें आप इसको करें। और ये आप ये देखिए मोबिलिटी कपिंग जैसे मैंने बताया मूव करके। और ये जो मैं आपको शैटिक का बता रही थी, ये देखिए आपने शैटिक में स्टेशनरी कप्स लगाए, उसके साथ साथ आपकी मूवमेंट हो रही है लेम्स की, ठीक है। ये देखिए ये पेशेंट के स्टेशनरी कप है और उसके साथ साथ वो मूव कर रहा है, ये शैटिका के। अब ये डिफरेंट एप्लीकेशन है, ये देखिए ये लॉन्गिट्यूडनल आपने इसमें कप्स लगा दिए, उसके बाद ये आपने लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट की, फिर ये क्या है, ये आपने सर्कुलर मूवमेंट की। ये देखें ये हिप पे भी सर्कुलर, जो ज्यादा मस्कुलर पार्ट है, ज्यादा मसल फ्लैशी पार्ट है, तो उसके ऊपर आपने ये सर्कुलर मूवमेंट की। ये देखिए इसमें ये सारे मेथड्स हैं, लेकिन ये भी सर्कुलर है। ये देखिए ये लॉन्गिट्यूडनल का दिखाया है, ये जिगजैग में कर रहे हैं। ये क्यों इस तरह की पोजीशन में, इसकी रीजन क्या है, मायोफेशा। फेशा जो है वो हमारे सर के बाद से लेकर नाखून तक होता है, फेशा की कोई डायरेक्शन नहीं पूरी बॉडी में, इसलिए हम इसको जिस भी डायरेक्शन में मूव करते हैं, फिब्रोब्लास्टिक सेल्स को हम स्टिमुलेट भी करते हैं और इसलिए इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। हमने मायोफेशियल डिकम्प्रेशन, फेशा आपकी बॉडी में आप सबको पता है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, पहले बड़ा लंबा लेक्चर हो गया। सुपरफिशियल फेशा, डीप फेशा, जैसे आप सबको पता है सुपरफिशियल फेशा है, डीप फेशा है और विस्ट्रल फेशा है। और ये फेशा जो है एक इस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, जैसे कि एक जो है पैकिंग कर देते हैं ये अपने मसल्स को, ब्लड वेसल्स को, और इस आइसोलेट करते हैं विसरा को, स्ट्रक्चर्स को, उसको फेशा कहते हैं। और फेशा हर जगह है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। जो चीज़ भी नीटलिंग भी अगर हम अप्लाई करते हैं, कपिंग पे हम अप्लाई करते हैं, तो हम फेशा को भी स्टिमुलेट करते हैं। तो फेशा के लिए आप चाहे लॉन्गिट्यूडनल में करें, चाहे आप सर्कुलर में करें, आप फेशा को स्टिमुलेट फिब्रोब्लास्टिक सेल्स को करते हैं, लेकिन उसमें हमें कन्वीनियंस देखनी होती है पेशेंट की, हमें कन्वीनियंस
कन्वीनियंस देखनी होती है उस एरिया की, कि अगर हम उसमें सर्कुलर मूवमेंट कर रहे हैं तो किसको इसकी बोनी प्रोसेस तो नहीं आ रहा, कोई नर्व पे प्रेशर तो नहीं पड़ रहा, या फिर कोई लिगामेंट्स तो रप्चर नहीं हो सकते, तो वो चीज़ जो है वो हमारी जजमेंटल होती है। लेकिन इसकी मूवमेंट का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने सर्कुलर इस एरिया में करनी है, इसमें लॉन्गिट्यूडनल करनी है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपने फेशिया को किसी भी डायरेक्शन, लेकिन डिपेंड करता है वो बॉडी पार्ट कैसा है, उस पर आप सर्कुलर कर सकते हैं नहीं, वो स्किन वहाँ पे स्ट्रेच तो नहीं होगी, ये आपकी जजमेंट पे है। ये देखें डिफरेंट इसमें मेथड्स हैं। बस ये देखें, मैं ये तो जब मैं कभी भी वर्कशॉप्स कराती हूँ तो मैं उसके साथ उनको एग्जाम भी लेती हूँ, ऐसे नहीं मैं जाने देती हूँ। ठीक, अच्छा अब मुझे ये बताएं, अब जी आप लोग मुझे बताइए जो आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछने हैं, या जो आप लोगों ने आई होप कि आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने कोशिश ये की है कि वेबिनार में इतनी डिटेल में कोई बड़ा मुश्किल होता है समझाना, लेकिन आपको समझ आ गया होगा। ये सक्शन देखिए कितने इजीली क्रिएट होता है, किसी भी एरिया में क्रिएट हो जाता है। हाथ पे भी ये इस तरह किया तो सक्शन, ये मैनुअल सक्शन, ये देखिए ये आपने इस तरह किया, एक दफा किया सिंगल, डबल किया, मीडियम, फिर से 3 दफा, ये आ गया स्ट्रॉन्ग सक्शन, ये आपके हाथ में, ये देखिए सक्शन क्रिएट हो गया इस तरह से बहुत इजीली। अगर आपके पाँव में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग क्रिएट कर सकते हैं इवन, लेकिन ये जगह तो सेफ है। फेस पे भी होता है, लेकिन फेस पे करने से बूस बन जाता है, फिर वो आपको अच्छा नहीं लगता। तो ये इस तरह से इसमें ये क्रिएट किया, और फिर जो है आपने अगर जैसे इसके ऊपर करना है ये वाला दूसरा वाला, तो इसमें आपको कोई ना कोई जो है इसमें लुब्रिकेशन की जरूरत होती है। जब आपकी लुब्रिकेशन होगी तो इसकी ग्रिप अच्छी, ये होती है ना मदद, ठीक है, ये इस तरह से। अच्छा अब जो है ऑयल से हाथ, अब आप लोगों में से कोई अगर कोई क्वेश्चन जो है वो इससे रिलेटेड किसी ने पूछना है, कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। आपके पास 10 मिनट है और आप अपने होस्ट को कमेंट सेक्शन में ये सारी चीज़ें भेजें ताकि वो मुझसे कम्युनिकेट करें, फिर मैं आपको इससे वेबिनार में जो है वो आपको उसका जवाब दे दूँ, ताकि कोई भी ऐसा पॉइंट ना रह जाए जो आपको समझ ना आया हो। एंड और वरना मैंने तो अपना लेक्चर डिलीवर कर दिया, और मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आप सब लोगों का जिन्होंने वेबिनार को अटेंड किया, जिन्होंने वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया, और इतना मतलब आप लोगों का टाइम जो है हमने लिया, और आई होप इस टाइम खर्च करने की वजह से, और मैंने जो इतना मतलब अब मैं क्लिनिक से अभी आई हूँ और आके ही जो है मैं सुबह से निकली हुई, और आपको पता है सुबह भी मेरे 2 शो हैं, क्योंकि मैं 5 तारीख को जो है वो अवेलेबल नहीं होगी। 5 अगस्त से मैं जा रही हूँ नॉर्दर्न एरियाज की तरफ, तो मेरा अवेलेबल होना मुश्किल होगा। तो मैंने अपने टीवी के 2 प्रोग्राम जो मेरा वीकली आता है वो मैंने कल 2 रिकॉर्ड करने हैं, आप जरूर देखिएगा। मंडे को जो है डॉन टीवी, क्योंकि वो नेशनल टीवी है, आप लोग के यहाँ भी देखा जाता होगा, डॉन पे सुबह चाय टोस्ट और क्या है पोस्ट क्या है उसमें है मेरा सेशन। उसके बाद हम टीवी से है, मतलब मैं बहुत सारे शोज अपने रिकॉर्ड करा के जाऊँगी, फिर 10 दिन के बाद जो है अवेलेबल होंगी किसी भी एक्टिविटी के लिए। जी बोलिए। मेरा बड़ा टाइट स्केड्यूल चल रहा है इस वक्त, और मैं जो हूँ ना अभी मैंने क्या मैम फर्स्ट क्वेश्चन है, लाइट मीडियम और स्ट्रॉन्ग सेक्शन कब अप्लाई की जाती है, कब क्रिएट की जाती है? बताया अभी, देखो लाइट दी जाती है जब आपका जो है वो एक्यूट कोई भी स्ट्रक्चर है, एक्यूट है, सुपरफिशियल स्ट्रक्चर है, आपकी थिन स्किन है, तो उस वक्त आपकी एक्यूट में आपने लाइट करना होता है। और अगर जो है वो सब एक्यूट स्टेज है या थोड़ा सा डीप है तो आपने उसको मीडियम करना होता है। लेकिन अगर आपका डीप स्ट्रक्चर है, क्रॉनिक पेशेंट है, ब्रॉड एरिया है, तो आपने उस पर डीप सेक्शन अप्लाई करना है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम आई सॉ कपिंग इन अ क्लिनिक और वहां पर कप में वाटर वेपर्स की तरह जो अपीयरेंस हो रही थी वो प्लाज्मा एक्सक्रीट था।
बिल्कुल वही मैंने आपको बताया, वो प्लाज्मा निकलता है। आपको पता है हम जब स्किन के पोर्स खोल देते हैं ना, सक्शन करते हैं, उस पोर्स में से आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बाहर निकलने लगता है, और ये सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। बॉयल्स बन जाते हैं, जैसे बॉयल्स जब फटते हैं तो वो जख्म में, यही बात मैं बता रही थी कि अगर आपने एक दफा सक्शन अप्लाई, और आपने टाइम इतना रखना ही नहीं है। हमारे यहाँ ये होता है कि 15 मिनट रखो, 20 मिनट नहीं, बिल्कुल आपने शुरू 3 मिनट से 4 मिनट से स्टार्ट करना है, फिर ग्रेजुअली जो है वो आप उसका टाइम बढ़ाएं, और मैक्सिमम 5-10 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। 5 to 10 मिनट्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, और अगर आप इसे ज्यादा रखेंगे, बाद दफा हम उसको रीअप्लाई कर देते हैं उस वक्त, तो फिर जो है वो हमारी स्किन थिन हुई होती है, प्रेशर क्रिएट हुआ होता है, और फिर उसके बाद उसमें से आप देखें वेपर्स निकलेंगे कप के नीचे, थोड़ी देर में वो बॉयल्स फट जाएंगे। जी अच्छा मैम, जो आपने बताया कि पोस्ट ऑपरेटिव और प्री ऑपरेटिव यूज होते हैं, उसमें ये हम कब यूज करते हैं? प्री ऑपरेटिव में कब करते हैं और पोस्ट ऑपरेटिव में कब करते हैं? देखें, प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव का जो मैंने बताया था वो चाइनीज ट्रीटमेंट होता था, जो बिफोर 5000 ईयर। वो लोग अपने जितने जो सर्जिकल प्रोसीजर्स वो करते थे, जैसे कट लगाते थे और इस तरह से जोंक वगैरह से, या जो एनिमल हॉर्न से करते थे, तो उसमें वो ये सक्शन किया करते थे जब सर्जरी करते थे, उससे पहले, सर्जरी होने के बाद। लेकिन हम लोग अगर करते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है, देखें हम वुंड पे नहीं कर सकते, हम स्टिचेस के ऊपर नहीं कर सकते, हम स्किन पे कट हो उस पे नहीं कर सकते, इन्फेक्शन में हम नहीं कर सकते, फ्रैक्चर पे हम नहीं कर सकते। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इस तरह का प्रोसीजर, क्योंकि हम सब लोग बिगनर्स हैं, अभी हम लोग इतने एक्सपर्ट नहीं है, तो हमें जो है ये सक्शन जो है इस तरह की एरिया में, ऑपरेटेड एरिया में, सर्जिकल एरिया में, स्पेशली अगर कहीं स्टिचेस लगे हुए और हमने वहाँ सक्शन क्रिएट कर दिया, ऑलरेडी स्किन थिन होती है, सक्शन क्रिएट करने से खुदा ना खास्ता उसका वुंड ओपन ना हो जाए, तो ऑपरेटिव केसेस में हम नहीं करते। जहां मसल स्पैज्म है, कोई वुंड नहीं है, कोई फ्रैक्चर नहीं है, मसल स्पैज्म है, मायोफेशियल डिकम्प्रेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं, टाइट बैंड्स हैं, ट्रिगर पॉइंट्स हैं ऊपर। जी ओके मैम, नेक्स्ट है, टॉक्सिक गैसेस रिलीज होने का कोई रिलेशन है कपिंग के साथ? टॉक्सिफिकेशन देखें, आप लोगों ने फिजियोलॉजी या एनाटॉमी की हम बात करें, नहीं तो टांगे भी खड़ी चेयर पे लटकाए लगता है तुम लोगों को पढ़ाने के लिए। अच्छा देखो, मसला पता है क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन क्या है? अगर आप अपने, मैं कहती हूँ ब्रेन स्टॉर्मिंग करने की जरूरत है। क्या होता है कि आप अपने जितने भी टॉक्सिन्स हैं उससे अपनी बॉडी को क्लियर कर दें। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब ये। अब डिटॉक्सिफिकेशन किस तरह से होती है? या तो पसीने के जरिए होती है, यूरिन के जरिए होती है, धूप के जरिए होती है। जितने भी हमारे फ्लूइड्स बॉडी से निकलते हैं वो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, ठीक है, यही तरीका होता है। अब डिटॉक्सिफिकेशन, इसमें हम जो इससे जो कॉन्सेप्ट लेते हैं वो ये होता है कि जब भी कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स, कोई भी इन्फ्लेमेशन जो होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि लिम्फेटिक ड्रेनेज में, या वो इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट मसल्स में ट्रैक हो जाती है, तो उस एरिया में जो है वो आपकी इन्फ्लेम्ड एरिया के अंदर आपकी ऑक्सीजन कम जाती है, आपकी न्यूट्रिशन कम जाती है, आपकी ब्लड सप्लाई, क्योंकि वेसो कंस्ट्रक्शन हो जाती है उस एरिया की, तो आपकी एनर्जी क्राइसिस थ्योरी जो मैंने आपको बताई, उसमें एनर्जी जो है, मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ जाती है उस एरिया की, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आए, ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन आए। अब जब वो वेसो कंस्ट्रक्शन हो जाती है, जो इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट जिसे हम टॉक्सिन्स कहते हैं, वो वहां जमा होते हैं, वो बाहर नहीं निकलते। और उसके निकलने की सबसे बड़ी रीजन क्या होती है कि आपका, मेरे बैटरी भी जा रही है लैपटॉप की, बंद हो जाए ना तो मेरी तरफ से अभी से खुदा हाफिज आप सब लोगों को। अच्छा, डिटॉक्सिफिकेशन में क्या होता है कि अब जब हमारा वहाँ टॉक्सिन्स जमा हो गए, WBCs आएंगे, तो वो क्या करते हैं, लिम्फोसाइट इन टॉक्सिन्स को खा जाते हैं। वेसोडायलेशन होती है तो ये टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, डिटॉक्सिफाई जाते हैं यूरिन से, स्टूल से, पसीने से। लेकिन जब वो ट्रैप हो गए, वहां पे वेसो कंस्ट्रक्शन हो गई, तो ये जो है टॉक्सिफिकेशन हो जाती है। और जब एनर्जी डिमांड बढ़ती है, जब सक्शन क्रिएट होता है, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, तो वहां से वो टॉक्सिन्स जो है वो बॉडी से निकलते हैं, इसको डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। जी, और वो आपका कपिंग से होता है, आपका टेपिंग से होता है। अभी मेरा एक वर्कशॉप भी है टेपिंग पे, इंशाल्लाह ताला 24 अगस्त को वापसी पे हुंजा वगैरह से फिर मैं उसको, हैंड्स ऑन वर्कशॉप है मेरा, बहुत जबरदस्त। जी बोले। ओके मैम, मुझे पता है, बस आप भी थक गई हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि कैसे पता लगे कि इस पेशेंट पर हमने ड्राई कपिंग करनी है और इस पेशेंट पर डायनामिक कपिंग अप्लाई करनी है और इस पेशेंट पर फ्लश कपिंग अप्लाई करनी है, ये कैसे पता चलेगा? यार तुम लोग को भी तो बताया। अच्छा देखो,
ड्राई कपिंग का, जैसे ड्राई कपिंग हम तो करते ही ड्राई कपिंग यूज है, ठीक है ना। वेट कपिंग तो जामा को कहते हैं, सिंपला ड्रॉ होता है, हम वो तो करते नहीं, हम ड्राई कपिंग करते हैं। ड्राई कपिंग में स्टेशनरी करते हैं, स्टैटिक करते हैं। स्टैटिक वहां करते हैं जब जैसे यहाँ मेरे ट्रिगर पॉइंट है, यहाँ मेरे शोल्डर पे फ्रोजन शोल्डर है। ड्राई कपिंग हमें यानी कि मेरे पास एक लोकल पॉइंट है, एक लोकल एरिया है, टेंडर पॉइंट है, टॉट बैंड ऑफ मसल है इसी एरिया में, तो मैं इस पे लोकल एप्लीकेशन करूंगी, स्टेशनरी एप्लीकेशन करूंगी, ताकि उस लोकल एरिया में सक्शन क्रिएट हो और लोकल एरिया की सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। ये तो हो गया आपकी स्टैटिक सर्कुलेशन। लेकिन अगर ये मेरा पूरा मसल स्टिफ हुआ हुआ है, सपोज मेरा पूरा डेल्टॉइड स्टिफ हुआ हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, और मेरे डेल्टॉइड में गुठलियां बनी, ट्रिगर पॉइंट्स हुए, टाइट बैंड बहुत ज्यादा बड़े एरिया में, ब्रॉड एरिया में, क्रॉनिक एरिया है, तो फिर मैं इसके अंदर डायनामिक कपिंग करूंगी। क्योंकि अभी यहाँ तो मैंने इस लोकल एरिया को, इस पॉइंट को हमने ट्रीट किया, लेकिन क्योंकि मेरा पूरा हाथ यहाँ तक पूरा डेल्टॉइड जो है वो डेल्टॉइड फिब्रोसिटी तक आपके स्पैज में, तो मैं इस पे डायनामिक सक्शन थ्रू आउट द डेल्टॉइड यहाँ तक मैं क्रिएट करूंगी। यहाँ तक मैं जो हूँ स्ट्रेचिंग करूंगी। जब मैं पूरे इस एरिया की स्ट्रेचिंग करूंगी, इस पूरे एरिया का स्पैज्म दूर होगा, पूरे एरिया के मसल्स की स्ट्रेचिंग होगी, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, तो ये उस सूरत में जो है वो हम आपकी डायनामिक कपिंग करते हैं। और थर्ड जो है फ्लैश कपिंग। फ्लैश कपिंग का मतलब ये होता है, अब ये मैं तो हाथ ही दिखा रही हूँ ना, बैक बड़ा एरिया है, कमर का बड़ा एरिया है, उसके अंदर सपोज आपको एकदम से स्प्रेन आ गया है, या फिर आपको जो है वो कप में घूम रही हूँ वाला, मैंने कप खा रही हूँ असल में कप्स जो है। अच्छा, अब ये मेरे जैसे बड़ा एरिया है, इसमें मैंने सक्शन जो है वो क्रिएट कर दी, बड़ा एरिया है बैक का, तो अब ये मेरा सुपरफिशियल अभी रिसेंटली एक्यूट कंडीशन है, लेकिन ब्रॉड एरिया में, और मैं इसको फौरन जो है उसको डीप सक्शन नहीं देना चाहती, और स्किन थिन है या कोई ऐसा एरिया है फेस का है या ऐसा, तो हम इसमें फिर जो है इसमें मतलब बहुत इसका असर क्या है, बहुत देर तक उस पर सक्शन नहीं दे रहे, कंटिन्यूस प्रेशर नहीं दे रहे। यानी मैंने यूं किया, फिर मैंने इसको यूं किया, फिर मैंने इसको यूं किया, फिर मैंने इसका यूं किया, एक से ही मैं करके बताती हूँ आपको। जैसे ये है, ये मैंने किया, उसके बाद फिर मैंने इसको किया, फिर मैंने उसके साथ में इसको किया, मतलब पूरे मसल को मैंने इसको कंटिन्यूसली उसको स्ट्रेच नहीं दिया, कंटिन्यूसली प्रेशर, कंटिन्यूसली उस पर सक्शन नहीं दिया, ताकि अगर स्किन पतली है, स्किन ना डैमेज हो जाए, सुपरफिशियल एरिया है, ब्लड वेसल बहुत क्लोज है, नर्व्स बहुत क्लोज हैं, तो मैं उस सेंसिटिव एरिया पे, एक्यूट एरिया पे, और अगर सुपरफिशियल है तो उस पर मैं जो फ्लैश करूँ, ये है फ्लैश, ठीक है। और ओके मैम, थैंक यू सो मच, बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था और पर्सनली मैंने बहुत कुछ सीखा है आपसे। थैंक यू सो मच। और टॉपिक भी बहुत अच्छा समझ आया, मुझे हमेशा से कपिंग में इंटरेस्ट था, और थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा समझ आया। हाँ जी, बस अपनी तरफ से कोशिश थी, और बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, आप सब लोगों ने ज्वाइन किया। बाकी आप लोगों से मुलाकात तो हो, आप लोगों का शहर दूसरा है, हमारा शहर दूसरा है, और आप लोगों से तो मेरी बस इसी तरह से वेबिनार्स के थ्रू होती है। आप लोग मुझे देखिएगा, मंडे को जरूर देखिएगा, इंशाल्लाह ताला डॉन आपके शहर में भी आएगा, सुबह में मुलाकात होगी, हम टीवी पे भी होगी, यानी कौन कौन से चैनल से मुझे याद नहीं। खैर, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों की दुआओं का। ड्यूरिंग कन्वर्सेशन कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी सबसे इस बात के लिए, और कोई कमी हो, कोई करेक्शन अगर आप लोग करना चाहें, बिल्कुल आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि परफेक्ट तो कोई भी नहीं अल्लाह की ज़ात के सिवा। और दुआओं में याद रखिएगा हमेशा मुझे कि अल्लाह ताला मेरी नॉलेज में इजाफा करे, अल्लाह ताला मेरी पावर में इजाफा करे, ताकि मैं अपनी फील्ड के लोगों के लिए कर सकूं, और सेहत दे अल्लाह ताला, जिंदगी दे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। Thank you, ma'am. Okay, last pay a short thank you note for Dr. Nasir Kashif for arranging this helpful session for us. Thank you all the PFL team members, PFL family. Thank you everyone who supports PFL. Thank you आप सबका, आप सबने join किया, attend किया. Thank you ma'am आपका, आपने इतना अच्छे explain किया. Okay, Allah Hafiz everyone. अल्लाह हाफिज़। Thank you so much, ma'am. Allah Hafiz.